देखो, इंटरनेशनल स्टडीज या पॉलिटिकल साइंस से एमए कर लेते हो या एमए में एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद पॉपुलरली तीन रास्ते तुम्हारे सामने खुलेंगे। एक तो होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का रास्ता, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन। इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया था पहले, ऊपर आई बटन से जाके उसको चेक कर सकते हो। दूसरा जो सबसे पॉपुलर रास्ता रहता है वो एकेडमिक्स का रास्ता होता है, जिसपे ट्रेडिशनल टीचिंग वाला रास्ता है या फिर रिसर्च का रास्ता ले सकते हो। और तीसरा एक जो आज के डेट पे निकल कर आ रहा है रास्ता, डायरेक्शन जो तुम ले सकते हो, दैट इज द इंडस्ट्री रूट। क्योंकि इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में भी अब जो है इंटरनेशनल स्टडीज, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग कुछ कुछ जॉब्स आ रहे हैं। उसके अंदर फिर जॉब्स निकल कर आते हैं जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, सार्क सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल एनजीओस, मीडिया हाउसेस एक्सेट्रा। तो आज के वीडियो में हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे, यानी टेकिंग एकेडमिक्स एज ए कैरियर आफ्टर एमए इन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल स्टडीज के बारे में आज बात करेंगे। एकेडमिक्स में कैरियर बनाने की अगर मैं बात करूं तो उस पे भी कई सारे डिविजन्स, कई सारे क्लासिफिकेशंस, कई सारे पॉसिबिलिटीज, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस निकल कर आते हैं। सबके बारे में धीरे धीरे आज थोड़े से बात करने की मैं कोशिश करूंगा, और मोस्ट स्पेसिफिकली आज टीचिंग वाले सेगमेंट को ही कवर करूंगा। रिसर्च वाले सेगमेंट को इसके इमीडिएट जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस पर कवर करूंगा, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। देखो, टीचिंग जॉब्स में भी जो है दो ब्रॉड स्लैब्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाने के लिए जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट्स कहते हैं, वो कॉलेज लेवल पे भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो सकता है। दैट इज वन थिंग। सेकंड इज 11th-12th या जूनियर कॉलेज लेवल में पढ़ाने के लिए जो सब्जेक्ट टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक अलग सेगमेंट होता है। हम शुरू करेंगे सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के रिक्रूटमेंट से। अब असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो उसको भी हम फर्दर दो कैटेगरी ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आने वाले रिक्रूटमेंट्स, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस पे ज्वाइन करने वाले रिक्रूटमेंट। सबसे पहले उठाते हैं हम पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाने का क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। उस पे भी दो लेवल्स होंगे, एक तो यूजी यानी कि कॉलेज लेवल पे रिक्रूटमेंट होते हैं, और एक पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटी लेवल में रिक्रूटमेंट होती है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल दौलत राम कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है। इन सारे कॉलेजेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग वैकेंसीज पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग आएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर ही कहलाया जाएगा उस वैकेंसी को भी। एट द सेम टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट्रलाइज लेवल पे जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज पढ़ाएंगे, जो एमए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे या जो पीएचडी कराएंगे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर, उसके लिए भी रिक्रूटमेंट्स आएंगे, और उसे भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है, वैसे आप सब जगह देख सकते हो, कॉलेजेस लेवल पे, कॉलेजेस पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होती है, और यूनिवर्सिटीज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट होती है। यूं तो एंट्री सैलरी लगभग इक्वल ही देखने को मिलता है कॉलेज लेवल पे भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में। अगर आप आईआईटी, आईआईएम टाइप की यूनिवर्सिटीज में ज्वाइन करते हो तो थोड़ा सा पे स्केल थोड़ा सा हाई रहता है वहां, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इन जनरल आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही कहलाते हो। इसलिए सैलरी आपकी जो है मोस्टली 57,700 का आज के डेट पे बेसिक पे है। उसके ऊपर डीएनएस अलाउंस लगते हैं, उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ अलाउंसेस लगते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई कॉलेज है, स्टेट यूनिवर्सिटी अगर कोई है, तो उस स्टेट के हिसाब से जो भी अलाउंसेस होते हैं वो ऐड होते हैं। बट रफली हमें देखने को मिलता है कि 95,000 से शुरू होते हुए 1 लाख, 1,15,20,000 के आसपास तक ज्वाइनिंग सैलरी अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज, स्टेट वाइज ये सैलरी हो जाती है आज के डेट पे। तो इन सारे जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट कैसे होती है, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, उस पे भी दो तरह के डिविजन हम देख सकते हैं। एक तो होता है कि कमीशन के थ्रू एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन जो होते हैं वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो वो जो उनके स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। लाइक पूरे स्टेट के लिए एग्जामिनेशन एक सिंगल कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस में उन टीचर्स को जो भी सिलेक्ट होंगे, उन असिस्टेंट प्रोफेसर को अलग अलग कॉलेजेस में एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया। वन सेकेंड, इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सारे लोग इक्वल फुटिंग पे, इक्वल लेवल पे होंगे, फॉर्म भरेंगे, जब जब फॉर्म्स आएंगे फॉर्म्स फिलअप करेंगे, अलग अलग कैटेगरी के वाइज अलग अलग रिजर्वेशंस भी रहेंगे। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, और एक सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन होगा, सारे ही बच्चों को मिला के, सारे ही लोगों को मिला के एक एग्जामिनेशन होगा, जिसपे पॉपुलरली दो पेपर्स रहते हैं। एक तो है कि जनरल एप्टीट्यूड या जनरल स्टडीज का एक पेपर रहता है, जिसपे उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में कुछ कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जिस भी स्टेट में रिक्रूटमेंट आया हुआ है। और सेकंड पेपर जो कोर पेपर रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग रहेगा। एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली मैं बना दूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट्स के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट आज ये एक जनरल वीडियो की तरह इसको समझने की कोशिश करो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज एंड ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि कमीशन के थ्रू एग्जामिनेशन लेके आपको रिक्रूट किया जा सकता है। इस पे क्या क्या रिक्वायरमेंट
होता है, इस पे जो यूनिवर्सल मोस्टली रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी शुरू हो जाती है एमए पॉलिटिकल साइंस से ही। एमए पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल स्टडीज, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जब भी रिक्रूटमेंट लॉन्च करेगा वो अपने हिसाब से वो रिक्वायरमेंट्स रख देगा। बट मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसमें कुछ मार्क्स के परसेंटेज वो रखेंगे, 50 हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। बट फर्स्ट डिवीजन लगा लो इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी। तो 60% के ऊपर अगर आप पीजी में अपना स्कोर मेंटेन कर लोगे तो यू आर गोइंग टू बी सेफ एनफ टू अप्लाई एट एनी ऑफ द जॉब्स दैट आर इमर्जिंग आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। और यूजीसी नेट की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर आपने अब तक पीएचडी नहीं कंप्लीट किया है, वो टाइम टू टाइम उसके नोटिफिकेशंस, उसके जो भी गाइडलाइंस है वो चेंज होते रहते हैं। थिंग्स आर वेरी मच ट्रांजिएंट, बट रफली आप लगा के चलो कि आपको एमए चाहिए और यूजीसी नेट भी चाहिए, तो आप क्या है, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। जो कि एक जेएनयू पीआईएसएम से करके भी जो जितना बच्चा जितना एलिजिबल है, उतना ही एक केरला के किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एमए करके यूजीसी नेट किए हुए बच्चा भी इक्वली एलिजिबल है। देयर इज नो डिफरेंस इन द लेवल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये हो गए कमीशन वाले जॉब्स। दूसरे, असिस्टेंट प्रोफेसर के ही रिक्रूटमेंट में एक और टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जिसपे डायरेक्टली इंटरव्यू बेस्ड रिक्रूटमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट्स कैसे होते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। उनकी एक शॉर्ट लिस्टिंग की क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के कुछ मार्क्स होंगे, इंटरव्यू में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना नहीं होना वो डिपेंड होगा, ठीक है। तो इन दोनों सिस्टम को देखने के बाद आप क्लियरली समझ पाओगे कि ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव और ज्यादा रैशनल कौन सा अप्रोच होने वाला है। डेफिनेटली जिसपे रिटन एग्जामिनेशन, जिसपे सेंट्रलाइज्ड एमसीक्यू एग्जामिनेशन हो रहा है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, क्योंकि उस पे आप हर कोई इक्वल हो, जो एग्जाम अच्छा करेगा उसको जॉब मिल जाएगा। और जो ये दूसरा रास्ता है जिसपे इंटरव्यू बेस्ड होता है, शॉर्ट लिस्टिंग वाला जो रास्ता रहता है, इस पे क्या है कि इस पे प्रोसीजर कैसे होता है वो एक बार समझ लो। इस पे प्रोसीजर होता है कि तुम्हारे जो भी एकेडमिक जर्नी में तुमने जो भी क्लास 12 ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स, जो भी स्कोर तुमने स्कोर किए हैं, जो भी मार्क्स तुमने स्कोर किया है, उसके बेसिस पे कुछ कुछ पॉइंट्स तुम्हारे ऐड होते जाएंगे। उसका एक कंप्लीट क्राइटेरिया होता है शॉर्ट लिस्टिंग का। कॉलेज लेवल पे शॉर्ट लिस्टिंग का अलग क्राइटेरिया रहता है और यूनिवर्सिटी लेवल पे शॉर्ट लिस्टिंग का अलग क्राइटेरिया रहता है। तो उस बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल लगा लेते हैं कि क्लास 12th में अगर तुम्हें 85% के ऊपर मिला होगा तो फॉर एग्जाम्पल लगा लो कि 10 मार्क मिलेंगे। अगर क्लास 12th में तुम्हें 70% मिला होगा तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 5 मार्क मिलेंगे। अगर क्लास 12th में तुम्हें 60% मिला होगा तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो है स्कोर तुम्हारे आते रहेंगे, तुम्हारे स्कोर वहां ऐड होते जाएंगे। उसी प्रकार अगर अंडर ग्रेजुएट में तुमने 70 या 80 या 85% स्कोर किया है तो शायद तुम्हें 25 नंबर मिल जाएंगे। अगर तुमने 70% स्कोर किया है तो शायद तुम्हें 20 नंबर मिल जाएंगे। अगर तुमने 50% स्कोर किया है तो शायद तुम्हें 10 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से स्कोर को किया जाएगा। और सेम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और अगर यूजीसी नेट होगा तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल 8 नंबर मिल जाएंगे। अगर यूजीसी जेआरएफ होगा तो उसे फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया होगा तो उसे 2 मार्क एक रिसर्च पेपर के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह से एक पूरा तुम्हारा टोटल मार्क्स कैलकुलेट होकर आएगा। उसके बेसिस पे जितने भी वैकेंसीज होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 वैकेंसीज हैं तो मोस्टली वो कितना ही बुलाएंगे, 20 लोगों को फॉर एग्जाम्पल अगर बुला लेते हैं तो टॉप 20 में अगर तुम्हारा ये शॉर्टलिस्टिंग स्कोर है तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। अदरवाइज तुम कभी उस इंटरव्यू बोर्ड को देख भी नहीं पाओगे जाके, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वहां क्या होता है। तो इसीलिए तुम समझ ही सकते हो कि ज्यादा मुश्किल किस लेवल पे होने वाला है। ये सेकंड वाला माध्यम से ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में खुद को जाके प्रूव करने से पहले ही जो है तुम्हें इंटरव्यू में पहुंचना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो डिफिकल्ट होने वाला है। बट अगर ये कमीशन वाला सिस्टम मैं बताऊं तो इस पे तुम हर कोई एलिजिबल है। अगर तुम्हारे पास तुम एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेते हो तो हो सकता है कि तुम कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो जाके, ठीक है। बट दूसरे वाले लेवल में कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं, जिन्होंने जस्ट एमए कंप्लीट ही किया है, वो बच्चे इनफैक्ट शॉर्टलिस्ट ही कई बार नहीं हो पाता है इंटरव्यू के लिए। क्यों? क्योंकि जब पीएचडी जो कैंडिडेट कर चुका होता है उस कैंडिडेट को 30 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम अप्लाई कर रहे हो सेम वैकेंसी के लिए और मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ सेम वैकेंसी के लिए। तुमने सिर्फ मास्टर्स कंप्लीट किया है, मैंने पीएचडी भी करके रखा हुआ है, तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओगे, मैं शॉर्टलिस्ट हो पाऊंगा, ठीक है। सो उस इंटरव्यू रूम में पहुंचने के लिए भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। और क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट्स जुड़ सकते हैं, तो इसीलिए ये एक अलग रास्ता हो जाता है। उस पर फिर ऐसा है कि ये भी गारंटी नहीं है कि मैंने पीएचडी कर लिया है तो डेफिनेटली मेरा शॉर्टलिस्टिंग होना ही होना है। क्योंकि एग्जांपल के लिए ले लो कि मैंने भी पीएचडी किया हुआ है, तुमने भी पीएचडी कंप्लीट कर लिया है, बट किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली एमए के थर्ड सेमेस्टर में मैं थोड़ा सा बीमार पड़ जाता हूँ और मैं स्कोर नहीं कर पाता हूँ, जिसके चलते एमए पॉलिटिकल साइंस में मेरे 61 या 62% मार्क्स आ जाते हैं। बट तुमने बहुत मेहनत करी थी, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी एमए में एडमिशन होने के बाद, और तुम एमए में 80% मार्क्स लेकर आते हो अपने एमए पॉलिटिकल साइंस में, तो
देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि दोनों के पीएचडी रहने के बावजूद भी तुम शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, मैं शायद शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे एमए के पॉइंट मेरे कंपैरेटिवली ज्यादा जुड़ जाएंगे। इसीलिए जो भी डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड जॉब्स होंगे जिनमें ये शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरिया के थ्रू बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, वहां नहीं मैटर करने वाला है कि सीयूटी पीजी में तुमने 300 नंबर स्कोर करे थे या 180 नंबर स्कोर किया था, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा 300 नंबर आने के बाद तुमने पीआईएसएम में एडमिशन ले भी लिया और मास्टर्स खत्म होते होते तुम जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो तुम कंपैरेटिवली पीछे रहने वाले हो उस बच्चे से जिसने शायद सीयूटी पीजी में 170 नंबर स्कोर किया था, बट और शायद किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से करके भी जो है 80% मार्क्स अपने एमए पॉलिटिकल साइंस में लेकर आया था, तो वो तुमसे कंपैरेटिवली आगे रहने वाला है। इसीलिए बहुत ही क्रूशियल चीज है और बहुत डेंजरस चीज है, बहुत ज्यादा लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे होंगे तुमसे, इस चीज को ध्यान रखना। मैं इसीलिए उन बच्चों से स्पेशली कहता हूं जो बच्चे बहुत उतावले होते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूंगा एमए में एडमिशन होने के बाद, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, मेरे बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है कि अगर तुम करके निकाल कर ले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुमने यूपीएससी के प्रिपरेशन करने के चक्कर में उस बहाने से अगर तुमने एमए को इग्नोर किया और एमए में तुम स्कोर नहीं कर पाए और भगवान ना करे किसी भी कारणवश अनफॉर्चुनेटली तुम यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी नहीं निकाल पाते हो, तो बहुत ज्यादा बुरा दिन देखोगे एमए के खत्म होने के बाद, क्योंकि तुम्हारे एमए में भी स्कोर कम हो जाएंगे और उस पर्टिकुलर एग्जाम को भी तुम क्लियर नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना कि साइमल्टेनियसली एक बढ़िया स्कोर करते हुए तुम्हें हर लेवल पे आगे चलते जाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आगे जाके ये वाला जो रास्ता है ना जिसपे डायरेक्ट इंटरव्यू वाला रूट है, जिसको शॉर्ट टेस्टिंग के थ्रू बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, इस रास्ते के दरवाजे पॉसिबल है कि तुम्हारे लिए शायद बंद हो जाए। फिर तुम्हारे लिए एक ही रास्ता बचेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं उसके थ्रू जाने का फिर एक रास्ता बचेगा, एक रास्ता शायद हो सकता है तुम्हारे लिए बंद हो जाए। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। अब अगर एग्जामिनेशन के माध्यम से होने वाले रिक्रूटमेंट्स की मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज में क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है और उसके थ्रू जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको फिर रिक्रूटमेंट दिया जाता है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अब तक पॉपुलर नहीं हुआ है, ये मोस्टली स्टेट यूनिवर्सिटीज में ही पॉपुलर है और मोस्टली जो भी कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए ये मैकेनिज्म अब तक ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। तो इसीलिए अगर इस रास्ते से जाना चाहते हो तो रिक्वायरमेंट तुम्हारे लिए क्या बनेगी, एमए में फिर तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसे टॉप स्कोर करके रखने की रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी, तुम्हें एक बेसिक जो एलिजिबिलिटी होगा 55%, 50%, 60% अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो तुम्हें स्कोर करना है और यूजीसी नेट जरूर से जरूर तुम्हें निकाल के रखना है, तो तुम इस तरह के एग्जामिनेशंस को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और साइमल्टेनियसली तुम्हें फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपरेशन को अपना करते रहना है, जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर है, यूजीसी नेट के जैसा ही सिलेबस होगा। बट जिस जिस स्टेट को तुम टारगेट करना चाहते हो ध्यान रखना इस चीज को कि जब जब स्टेट अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये एग्जामिनेशन लेकर आते हैं, उस पर ध्यान रखना कि बहुत सारे पोस्ट जो हैं वो शायद हो सकता है कि रिजर्व्ड हो उस स्टेट के डोमिसिलियरी कैंडिडेट्स के लिए, कि उसी स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए हो सकता है मैक्सिमम सीट्स रिजर्व हो और हो सकता है कि कुछ सीट्स जो है ओपन हो दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, बट अगर तुम यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन सब जगहों से हो तो डेफिनेट है कि वहां तो बहुत रेगुलरली एग्जामिनेशन होते हैं। हरियाणा में भी एग्जामिनेशन काफी रेगुलर होता है, उत्तराखंड में भी आई थिंक ये एग्जामिनेशन रेगुलरली होता है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो उन स्टेट्स की अगर तुम कैंडिडेट हो फिर तो तुम्हें अपने स्टेट के हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत साइमल्टेनियसली पढ़ते हुए आगे जाना है। और अगर दूसरे कैंडिडेट, दूसरे स्टेट्स के तुम लोग स्टूडेंट्स हो और उन स्टेट्स पे भी अप्लाई करना चाहते हो तो एक ब्रीफ, एक रफ इंफॉर्मेशन रखना उन सारे स्टेट्स के हिस्ट्री, पॉलिटी। वो एक बुक आ जाएगा, वो बुक तुम लोग खरीद लोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडीज बुक एमपीपीएससी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल पेपर यूपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उस तरह के बुक्स अगर खरीद लोगे तो तुम्हें काफी इन्फॉर्मेशन वहां से भी। ठीक है, तो ये रहेगा दूसरे रास्ते। इस पे ऐसी कोई बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी को बहुत खतरनाक नहीं है, पीएचडी वाला भी सेम लेवल पे है, एमए क्लियर करके नेट जिसके पास है वो भी सेम लेवल पे, बस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम रहते हैं और एग्जामिनेशन का टाइप जो है मोर और लेस 90%, 95% सिमिलरिटी है यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर या यूजीसी नेट का जो भी सिलेबस है उसके रफली होता है। इसके ऊपर मैं बनाऊंगा सेपरेटली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए वीडियोस और आने वाले टाइम पे मैं लेकर आऊंगा, तो उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था रफली टीचिंग एज ए कैरियर को लेने की अगर हम बात करें तो जॉब्स ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, जॉब्स अवेलेबल हैं बट कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा है। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि एमए में एडमिशन हो गया, अभी मेरे तो 280 नंबर आए, मेरा फलाने यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। इसीलिए मैं बार बार इनफैक्ट अपने सारे ही वीडियोस में मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि ये आगे जाके बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करने वाला है। 2 साल बाद अगर अच्छे से एमए नहीं करोगे तो तुम भी बहुत बुरे कंडीशन में आ सकते हो एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके भी, और एक दूसरे यूनिवर्सिटी में एक सीयूटी के कम स्कोर के थ्रू एक दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ बच्चा भी जो है बहुत अच्छा कर सकता है अगर इन 2 सालों को वो अच्छी तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में मैंने कुछ वीडियोस में बात की है कि कौन कौन
से स्किल्स तुम लोगों को डेवलप करना है ड्यूरिंग 2 इयर्स, उन वीडियोस को भी देखो और इन सब चीजों पे काम करने की कोशिश करोगे, तब जाके कुछ मिल सकता है। अदरवाइज ये सीयूईटी पीजी का मार्कशीट लेके मार्केट में घूमोगे तो वहां जॉब नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आई होप चीजें तुम्हारे समझ में आई होगी, और भी वीडियोस बनाऊंगा धीरे धीरे, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट।